हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था हमारे हीरो लियोन ने एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया था, जिसके अंदर वो सभी लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। एक साइंटिस्ट को जान से मार देता है। इसके बाद में उन सभी सोल्जर्स के साथ में अपने एक लंबे सफर में निकल पड़ता है। यहाँ से इन्हें पहुंचना है उस जगह पर जहाँ पर वो सारे बीस्ट, वो सारे ट्रोल्स रहा करते थे। वहाँ पर लियोन का एक एग्रीमेंट हुआ है, उन्हें उनके लिए एक फ्रीज टाइप मशीन बनानी है और ये बनाने के लिए उसे कुछ सामान चाहिए था। और ये सामान ये सोल्जर लेके जा रहे थे जिन्हें उस साइंटिस्ट ने पकड़ लिया था। और जब लियोन ने उस साइंटिस्ट को मार दिया है, तब लियोन को उस साइंटिस्ट के जितना भी सामान था उन सभी को एक्सेस मिल चुका है। और अब इसी सारे सामान को लेकर वो अपने सारे सोल्जर के साथ में इस सफर पर निकल पड़ता है। कुछ सोल्जर तो बहुत बुरी तरह घायल है जिन्हें जेवियर संभाल रहा है, और बाकी सोल्जर जो कि चलने की हालत में है वो भी कुछ खास ठीक नहीं है। वो बुरी तरह थके हुए हैं, इनको काफी लंबे टाइम तक खाना नहीं मिला था, इसलिए इनकी हालत कब तक खराब हो चुकी है। जैसे लियोन ये दिखता है, वो जल्दी से इस सोल्जर से बोलने लगता है, तुम्हारे पास में जो बैग है ये मुझे दे दो, तुम कब थक चुके लग रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, इसे मैं संभालता हूँ। सोल्जर बोलता है, नहीं मास्टर, मैं संभाल लूंगा, आप आगे बढ़िए, बेकार में आपको हमारे लिए कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। लियोन अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है, अपना मुंह बंद रखो, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ हो गया और तुम्हारी डेथ हो जाती है, तुम्हारी बॉडी को भी मुझे अपने साथ में घसीटना पड़ेगा और साथ में तुम्हारे इस बैग को भी, इसलिए अच्छा है मैं पहले ही बैग को ले लूँ। इसके बाद में वो बाकी सोल्जर से दिखता है, उनसे कहने लगता है, तुम दोनों और तुम सब भी अपने पास में जितना सामान है वो सारे मुझे दे दो। सारे सोल्जर इस चीज के लिए मना करने लगता है, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि लियोन को किसी भी तरह की परेशानी हो। वो खुद से सारा सामान उठा सकता है, लेकिन लियोन को देना नहीं चाहते। लेकिन जब लियोन उन सभी से जबरदस्ती करता है तो उन सभी को ये बात माननी पड़ती है। वो लियोन के सामने अपने बैग को रख देता है और फिर से कहने लगता है, मास्टर लॉयड, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इस सामान को उठा लेंगे, आप बेकार में अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। इसी से लियोन उन सारे बैग्स को आपस में बांधता है और फिर उन्हें अपने कंधे पर उठाते हुए कहने लगता है, अब अगर तुम में से किसी ने भी अपने मुंह से एक भी आवाज बाहर निकाली तो तुम सभी को सजा मिलेगी, तुम में से किसी को भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, अब चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो। लियोन की ये बात इन सारे सोल्जर्स के दिल को छू जाती है। ये सभी सोचने लगता है कि लियोन इनके लिए ज्यादा कष्ट ले रहा है, इनके लीडर नहीं चाहता कि उसके किसी भी सोल्जर को किसी भी तरह की परेशानी हो। लीडर ने खुद ने सबसे सामान उठा रखा है और सोल्जर्स बड़े आराम से खाली हाथ चल रहे हैं। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी समय जेवियर, जिसने एक और बंदे को उठा रखा है, वो सोचने लगता है, यहाँ पर लियोन ने काफी अच्छी इमेज बना ली है, मुझे नहीं पता उसका ये सब कुछ करने का क्या कारण है, लेकिन इन सभी सोल्जर्स के माइंड में इसके लिए अच्छी इमेज तो बनी गई है। लेकिन मुझे इस चीज की पूरी उम्मीद है, मुझे आगे जाकर पता चली जाएगा कि इस सब में भी सब कुछ स्वार्थ है। वैसे चाहे ये सब कुछ किसी भी स्वार्थ से कर रहे हो, लेकिन ये काफी अच्छा काम है। इस तरीके से सभी सोल्जर्स के माइंड के अंदर इनके लिए वफादारी बढ़ेगी और फिर ये सारे सोल्जर इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। जब जे वेरी सोच रहा होता है, तब लियोन को एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए इमेज थोड़ी सी बदल चुकी है, यहाँ पर ये जितने भी सोल्जर्स है ये सब भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं और अब ये तुम्हें आर्मी पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। ये देखकर लियोन मुंह बनाते हुए कहने लगता है, ये सब कुछ बकवास है, मैं कोई भी अच्छा काम करना नहीं चाहता, वो तो मुझे आर्मी पॉइंट्स मिल रहा है, इसी वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर किसी देर ऐसा हो गया कि मुझे आर्मी पॉइंट्स मिलना बंद हो गए तो मैं सबको काम पे लगा दूंगा, मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम स्ट्रोल एरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर ये मशीन क्रिएशन काफी चित्र हो चुका है। यहाँ पर पूरा घर क्रिएट किया गया है जिसका नाम है स्कोप बिगो। इस मशीन के अंदर आराम से एक बहुत बड़ा रूम है जिसके अंदर काफी सारे मीट को रखा जा सकता है। ये बंदा आरओ भी यहीं पर आया हुआ है। इस पूरे घर को देखते हुए कहने लगता है, ओइंक, या तो कुछ भी खास नहीं है, क्या यही वो मशीन है जिसके बारे में तुम कह रहे थे, स्कोप बिगो दिखने में कुछ खास नहीं है, और इसके अलावा ओइंक, यहाँ पर तो कुछ भी खास दिख नहीं रहा, मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पर उतनी ठंड है जितनी बाहर थी, या फिर हम थोड़ा बहुत इसे कम कह सकते हैं क्योंकि तुमने ऊपर की साइड में ये घास की ढेर लगाई हुई है, लेकिन फिर भी इतनी ठंड नहीं है कि यहाँ पर हम मीट को अच्छे से रख सके और उसे ठंडा रख सके। यहाँ पर भी अगर हम मीट को रखेंगे तो कुछ ही टाइम के अंदर स्पॉइल हो जाएगा और उससे हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। ये सुनकर लियोन हंसते हुए लगता है, बहुत अच्छे, तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, लेकिन अभी तक ये चीज क्रिएट नहीं हुई है, अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि हमें चाहिए, वो है बर्फ। आरो कहता है, ओइंक, तुम्हें बर्फ कहाँ से मिलेगी, यहाँ पर हम एक बहुत ही गर्म एरिया के अंदर है, बर्फ यहाँ पर होना एकदम नामुमकिन जैसा है। लियोन कहता है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हमें बर्फ कहीं से मिलेगी नहीं, बल्कि हम खुद ही उसे क्रिएट कर लेंगे। ये सुनकर तो आरो और भी कंफ्यूज जाता है। वो लियोन तो दिखता है और कहने लगता है, तुम इसे क्रिएट करोगे, वो भी इस जगह पर, अब ये कैसे होगा, तुम यहाँ पर ठंडा एरिया क्रिएट करना है, उसे करने के लिए तुम्हें बर्फ चाहिए और बर्फ क्रिएट करने के लिए उससे ज्यादा ठंडा एरिया चाहिए। लियोन हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ ना कुछ सोच रखा है। जगह लियोन की चेहरे पर जो हंसी होती है, इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि इसको कुछ भी पता नहीं है, और ये चीज आरो को सुनने आ रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस लियोन को दिखता रहता है। कुछ सेकंड तक इधर एक दूसरे को देखता है। लियोन को एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम आरो को जितना बेवकूफ समझ रहे हो उतना बेवकूफ वो है नहीं, उसे भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास में कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर एक बात को अच्छे से समझ लेना, ये लोग इंसान नहीं है, ये जानवर है। और यहाँ पर सेम ऐसा ही कुछ आरो भी सोच रहा होता है। वो सोचने लगता है, इन लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करा ली है,
अगर यहाँ पर ये मशीन क्रिएट नहीं होती है तो इनके साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इन्हें हमसे झूठ बोलेंगे सजा मिलेगी। इसके बाद में आरव दोबारा सोच में आता है, वो आगे सोचता है कि नहीं मैं इससे कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसने वहाँ पर मेरी मदद की थी, इसलिए उस मदद के बदले में मैं शायद से इसको जिंदा छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये एक अच्छा इंसान है, हमें इसके ऊपर पूरा भरोसा है। ये सोचने के बाद में ये लियोन को इस जगह पर अकेला छोड़कर वहाँ जाने लगता है। जाते हुए आखिरी में उससे कहता है, अभी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम बिना हिचकिचाहट के मेरे पास में आ सकते हो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लियोन कहता है, तुम चिंता मत करो, अगली बार जब तुम यहाँ पर आओगे तब तक ये मशीन क्रिएट हो चुकी होगी, मैं वादा करता हूँ जल्दी ही से काम कंप्लीट होगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन भिजवा दी जाएगी। इसी समय जेवियर लियोन से कहने लगता है, तो क्या सच में तुम्हारे पास में कोई प्लान है, किस तरीके से हम इस जगह बर्फ क्रिएट करेंगे? इस सवाल को सुनने के साथ में एक सेकंड के लिए वहाँ पर शांति छा जाती है। लियोन जेवियर को दिखता है, उसके पसीने छूट रहे हैं, वह कहने लगता है, तुम्हारा सवाल काफी शानदार था, लेकिन मेरे पास में इसका जवाब नहीं है। जेवियर मेरी मदद करो, मुझे बताओ किस तरीके से हम यहाँ बर्फ क्रिएट कर सकते हैं। ये सुनकर जेवियर खुले खुले रह जाती है, वो कहने लगता है, क्या कह रहे हो तुम्हारे पास में कोई प्लान नहीं है, तुम जानते हो तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम इनको ये मशीन क्रिएट कर देंगे, तो तुम्हारे पास में कोई प्लान था ही नहीं, तुम्हें पता नहीं था ये मशीन कैसे क्रिएट की जाती है, तो फिर तुमने उस पर साइन किया ही क्यों? तुम जानते हो ये सारे ट्रोल्स कितने तक खतरनाक है, अगर इनसे हमें कुछ भी झूठ बोल दिया और अगर इन्हें चीज की भनक भी लग गई तो हमें यहीं पर ये पकाए खा जाएंगे और हम भी इनके प्रोटीन का हिस्सा बन जाएंगे। तभी लियोन कहता है, जेवियर मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर सक्सेसफुल लोग होते हैं और नॉर्मल लोग होते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें हम कुछ भी काम देंगे तो उस काम को ना करने का वो हजारों बहाने बना देंगे, उनके पास में कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही कि वो किस पॉइंट पे बोल सके कि हम इस तरीके से इस कारण से इस काम को नहीं कर पाए। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ होता है काबिल लोग, वो किसी भी काम को पहले ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमको करना कैसे है, हमें भी सेम ऐसे ही करना है, हम काबिल लोगों में से है, हमें काम को ले तो लिया है, लेकिन हम सोचना यह है कि किस तरीके से हम इस काम को कंप्लीट करना है, और हम क्योंकि काबिल है, मुझे पूरा यकीन है हम इस काम को भी कंप्लीट करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। यहाँ पर एक बात तो पक्की है, अगर हमें इस जगह पर बर्फ क्रिएट करनी है या फिर जगह को ठंडा करना है तो उसके लिए कोई नई इन्वेंशन करनी होगी। ये पूरा दिमाग का खेल है, हम सब बैठकर अपना दिमाग लड़ाते हैं, शायद से कुछ तो कुछ हो जाएगा, हम एक नई इन्वेंशन कर देंगे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, खुद को कर बुलंद इतना कि दुनिया पूछे मुसाफिर तेरी राह क्या है। लियोन का ये डायलॉग उस गिर बहुत तेज हिट होता है, लेकिन अब कोई भी है नहीं तो ताली वाले नहीं बजती। जेवियर की तरफ से भी हमेशा की तरह एकदम शांत रिएक्शन आता है, वो मन ही मन लियोन गालियां बक रहा है, वो सोचने लगता है कि क्या किया इसने। यहाँ पर इसने जिस सक्सेसफुल लोग का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उनमें से 1000 में से कोई एक ही होता है जो सक्सेसफुल हो पाता है, बाकी सारे तो पागल ही होते हैं। जो लोग बिना प्लानिंग के किसी काम को ले लेते हैं उनमें से मैक्सिमम के साथ में कुछ ना कुछ गलती होता है, वो अपनी हरकतों के कारण खुद को किसी मुसीबत में डाल देते हैं, और सेम ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है, न केवल इसके साथ में बल्कि उन सारे सोल्जर के साथ में जिन्हें हम यहाँ पर लेके आ गए। इसके बाद में सोचना शुरू होता है, रात हो जाती है, लियोन यहाँ पर एक पत्थर पर बैठा हुआ है और बैठे बैठे सोच रहा है कि वो क्या कर सकता है। उसके माइंड में अभी भी कुछ खास आइडिया नहीं आया है, वो सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे एक काम करना होगा, हमें एक मोल्ड तैयार करना है जिसके अंदर हम बर्फ क्रिएट कर सकें, उसी शेप की फिर बर्फ क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे, मैं अपने प्रूडोंग और बैंगुल को यूज करके उन मोल्ड्स के अंदर काफी सारे पानी को डालूंगा और उसी पानी से हम बर्फ क्रिएट करेंगे। लेकिन इसके बाद में दूसरा काम ये है उस पानी को ठंडा करना ताकि वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो सके। अब इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा, आमतौर पर हम मैजिक का यूज कर सकते हैं, मैजिक से बर्फ क्रिएट हो जाती है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कोई मैजिशियन नहीं है, तो अब मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम मैजिक वाला काम कर सके। मेरे को ऐसा लगता है आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीजें होती है उनके अंदर अलग अलग तरह की माना एनर्जी होती है, मुझे माना एनर्जी को ऑब्जर्व करना आता है क्योंकि मेरे पास में आराहन की स्किल है, मुझे इन्हीं सब चीज को यूज करके कुछ करना होगा। तभी लियोन को एक शानदार आइडिया आता है, वो भी सोचने लगता है, हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं एक टाइम की एनर्जी को अपने तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ, दूसरे टाइप की एनर्जी को जब मैं वहीं पर छोड़ दूंगा तो उस कप को वो इस टाइप से कन्वर्ट कर देगी। हाँ ये चीज काम कर सकती है, मुझे एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। और ये चीज समझ में आने के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्मेल आती है। इसके बाद में अगली सुबह हम उसे उसकी मशीन के अंदर देखते हैं, प्रूडोंग और बैंगुल दोनों इस जगह पहुंच चुके हैं, दोनों ने अपना साइज बढ़ा रखा है और दोनों के मुंह के अंदर काफी सारा पानी है। लियोन इन इशारा करते हुए इन सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और अपने मुंह के अंदर जितना पानी होता है उस सारे को इन मोल्ड्स के अंदर डाल देता है। यहाँ पर ये पानी कुछ ठंडा नहीं है। इसके बाद में लियोन इस पानी के ऊपर हाथ डालता है और सोचने लगता है यहाँ पर इस पानी के अंदर दो टाइप की मान एनर्जी है, गर्म और ठंडी। इनफैक्ट पूरे नेचर के अंदर इस तरीके की दो तरह की मान एनर्जी होती है, कुछ उष्ण होती है कुछ ठंडी होती है। यहाँ पर अब इस जगह पर जो गर्म माना एनर्जी है उस सारी को मैं ऑब्जॉर्व कर लूंगा और उसके बाद में इस जगह पर केवल ठंडी माना एनर्जी बचेगी जो कि बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी मैथ के हिसाब से ये तरीका काम करना चाहिए। ये सोचते हुए लियोन अपनी प्रोसेस शुरू कर देता है। वहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी उष्ण माना एनर्जी है उसे अपने हाथ के अंदर ऑब्जॉर्व कर रहा है। जेवियर ये सब कुछ पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है, वो सोचने लगता है ये टेक्निक तो काफी अच्छी है, इसकी सोचने की क्षमता भी काफी अच्छी है। इसने कुछ देर सोचना शुरू किया और एक ही दिन के अंदर इसका एक तरीका आ गया जो कि मैक्सिमम चेंजेस लाइक काम करेगा।
लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, इसको माना एनर्जी ठीक से ऑब्जॉर्व करना नहीं आता है। माना एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना एक बात है और उसे फिल्टर करके किसी एक स्पेसिफिक टाइप की माना एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना ये अलग बात है। इसके लिए इसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल तो इसकी मेहनत का बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी बॉडी के अंदर दोनों टाइप की माना एनर्जी अंदर जा रही है, लेकिन क्योंकि ये ठंड टाइप की माना एनर्जी को अपने अंदर नहीं लेना चाहता, इसके लिए उसकी रफ्तार थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी इस पानी को ठंडा करने के लिए इतना काफी नहीं है। इसे केवल उष्ण वाली माना एनर्जी के ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, तभी वो किसी तरीके से इस बर्फ को जमा सकता है। यही सोचते हुए जीवीआर को काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन अभी भी इसी काम के अंदर लगा हुआ है। अब उसकी बॉडी के अंदर से भी थोड़ी बहुत एनर्जी निकलने लगी है। इसी समय उससे स्क्रीन नोटिस होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुमने अपनी आर्यन स्किल को कुछ ज्यादा यूज कर लिया है, इसलिए इसका लेवल अप हो गया है। अब ये पहुंच चुकी है लेवल 2 पर। और फिर इसके बाद में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। आरो और इसके फादर जो कि ट्रोल्स का किंग है, उसे लियोन ने यहाँ पर इन्वाइट किया होता है। जब वो यहाँ पहुंचते हैं उन्हें इस जगह पर काफी ठंड लगने लगती है और इस सामने तरफ जिस चीज को देखते हैं उस देखकर काफी चौंक आता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, काफी सारे आइस क्यूब्स उसके ऊपर रखे हुए हैं। इसे देखकर वो किंग बोलने लगता है, ये तो काफी शानदार है, यहाँ पर इतनी बर्फ कैसे आई? लियोन कहता है, इस सारी बर्फ को हमने यहीं पर क्रिएट किया है। अब यहाँ से हमें केवल एक काम करना है, इन सारी बर्फ को इकट्ठा करके इंसुलेशन के अंदर डालना है ताकि इन्हें पिघलने में थोड़ा लंबा टाइम लगे। और इसके अलावा हम सारे मीट को भी इस जगह पर रख देंगे ताकि वो खराब ना हो। ये सुनकर किंग बहुत खुश जाता है। वो कहने लगता है, सच में ये तो काफी शानदार है। अब आज के बाद में हमें अपने किसी मीट को फेंकने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे। आरो कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आज के बाद में हमें हर रोज शिकार करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार के अंदर ही काफी सारे मीट को, काफी सारे जानवरों को मारकर यहाँ पे लेके आ जाएंगे और फिर आराम से बैठकर उन्हें खाते रहेंगे। ये तो अब उत्सव करने का समय है। किंग बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आसपास के कबीले के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पर इन्वाइट करो, आज हम एक शानदार पार्टी करेंगे, आज दावत होगी। अब सभी को पता चलना चाहिए हमारे पास में क्या है, कितनी शानदार चीज है ये। जब आरो और उसका फादर आपस में सारी बातें कर रहे होते हैं तब जेवियर लगातार लियोन को देख रहा होता है। वो काफी चौंका हुआ है और लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल है। इसके बाद वो तिरछी आंखों से जेवियर को देखता है और फिर अपने आसपास सारी चीजों की तरफ इशारा करते हुए उसे कहने लगता है, देखा मैंने कहा था ना, मैं क्रिएट कर दूंगा। मैंने दिमाग लड़ाया और सब क्रिएट हो गया। जेवियर कहता है, हाँ बिल्कुल तुम तो कमाल हो। यहाँ से हम इस विलेज के मेन एरिया का सीन देखते हैं। यहाँ पर लियोन और जेवियर इन दोनों की तारीफ होने वाली है। यहाँ पर जो ट्रोल्स का लीडर होता है वो लियोन से बोलने लगता है, तुमने काफी अच्छा काम किया है, यहाँ पर तुमने हमारे लिए एक काफी शानदार चीज बना के दे दी है। इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था तुम्हें वो मिल जाएगा। इस किंग के इतना कहने के साथ में ही हम लियोन के पीछे बहुत सारे ट्रोल्स को देखते हैं। ये सारे ट्रोल लियोन को मिल चुके हैं। लियोन इस किंग के सामने से झुकाते कहने लगता है, आप बहुत ज्यादा काइंड है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी शर्तें लिखी थी वो सारी आपने पूरी कर दी है। मेरे पास में अब टोटल 120 ट्रोल्स हो चुके हैं। इसी के साथ में लियोन को एक स्टीम विंडो हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे पास में 120 और का है। तभी वो किंग आगे बोलता है, हम बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरह नहीं है, अगर हमने तुम्हारे साथ में कोई शर्त की है तो हम उसे हर हालत में पूरी करते हैं, चाहे हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या फिर नहीं। हमारी जबान की भी अपनी कीमत है, हम तुम्हें 120 ट्रोल्स दे रहे हैं। ये सारे के सारे अब तुम्हारी बात मानेंगे। ये सब कुछ हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश है और जिससे हम खुश हो जाते हैं उसे अपना सब कुछ दे देता है। तुम्हारी और जो कुछ मांगो वो भी तुमसे पूरी करवा सकते हो, हम जरूर से उन्हें पूरी करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि तुमने मुझे खुश किया है, मैं स्टील एंड सैंड ट्राइब का लीडर हूँ, इसलिए अपने पूरी ट्राइब की तरफ से तुमसे वादा करता हूँ, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली अब से हमारी दोस्त होगी, तुम्हारे और हमारे बीच में ब्लड रिलेशन होंगे। ओइंक। इस लीडर के इतने के साथ में इसके साथ में और जितने भी ट्रोल्स होते हैं वो सबके सब एक हीरोइक पोज देने लगते हैं और फिर सारे के सारे एकदम जोर से चिल्लाते हैं, हाँ अब तुम्हारे साथ में हमारा ब्लड रिलेशन है, तुम सब हमारे भाई हो। इसके बाद में किंग आगे कहता है, अब से फ्रंटियर फैमिली हमारी दोस्त है और इसके अलावा जो कोई भी तुम्हारा दुश्मन होगा वो हमारा भी दुश्मन होगा। उन्हें तुम पर अटैक करने से पहले हमसे फाइट करनी होगी और हम उन्हें खत्म कर देंगे। इसी के साथ में लियोन की स्क्रीन हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ऑर्क ट्राइब तुम्हारे लिए ओपन हो चुकी है, इनके साथ में तुम्हारे अच्छे रिलेशन बन चुका है। यानी इसका मतलब ये तुम्हारी बड़ी अचीवमेंट है, पूरे ऑर्क ट्राइब के साथ में तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें 100 आरपी पॉइंट्स दिए जाते हैं। और अब इस तरीके से तुम्हारे पास में टोटल 611 आरपी पॉइंट हो चुके हैं। ये देखकर लियोन भी काफी जाता है। वो कहने लगता है, हाँ हमारी दोस्ती काफी लंबे टाइम तक चलने वाली है, हम भी वादा करते हैं हर हालत में इस दोस्ती को अच्छी तरह से निभाएंगे। यहाँ से हम कुछ दिनों बाद देखते हैं लियोन दोबारा से अपने विलेज के अंदर लौट चुका है और किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि लियोन जब लौटेगा तो उसके साथ में इतनी सारी चीजें होगी। सारे विलेजर्स लियोन को देखकर काफी चौंक जाते हैं और ऐसा होना भी था क्योंकि लियोन के साथ में टोटल 120 ऑर्क्स है जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, मस्कुलर है और दिखने में भी काफी ज्यादा ताकतवर है। विलेजर्स इन्हें देखने के साथ में काफी बुरी तरह डर जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि लियोन के साथ में ये सारे और कैसे हैं। जब लियोन इन सारे लोगों को अपने से डरता हुआ देखता है तो काफी ज्यादा खुश जाता है। उसके चेहरे के ऊपर एक विचित्र वाली स्माइल होती है। वो सोचने लगता है, जब मैं इन सारे लोगों को बताऊंगा कि सारे ऑर्क्स मेरे गुलाम है तब तो इनके मन के अंदर मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद में लियोन की नजर अपने मदर और फादर की ओर पड़ती है जो कि एक खिड़की के अंदर से बाहर तरफ झांक रहे होता है और ये दोनों भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इसके बाद में लियोन ये करके सबको समझाने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये किसी तरह का अटैक नहीं है, बल्कि सारे ऑर्क यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं। जिसके बाद में लियोन की एक स्टैंडर्ड हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें 300 आरपी पॉइंट्स और दिए जाते हैं क्योंकि तुम्हारी रेस्पेक्ट और बढ़ चुकी है। और अब इस तरीके से तुम्हारे पास में 911 आरपी पॉइंट्स है।
इसके बाद में लियोन सीधे पहुंच जाता है अपने रूम के अंदर। यहाँ पर उसका मेन टास्क है उन सारी चीजों को चेक करना जो कि उसे उस ब्लैक मर्चेंट के पास में मिली थी, यानी कि उस ब्लैक जादूगर के पास में लियोन ने उससे उसका सारा सामान हड़प लिया था और उसे जान से मार दिया था। अब लियोन एक करके चेक करने वाला है कि उसके पास में जो ये सामान है इनकी सच में कोई वैल्यू भी है या फिर ये सारा केवल कचरा है। लियोन एक करके इन सारे सामान को चेक करने लगता है। उसकी वजह से पहले एक बॉल के ऊपर पड़ती है और फिर एक किताब के ऊपर ये सब कुछ देखकर चीवर कहने लगता है कि सच में इनमें से कोई चीज है जो कि हमारे काम आ सकती है या फिर ये केवल कबाड़ की तरह बिकने वाला है। लियोन कहता है इनमें से मैक्सिमम सामान तो कबाड़ है, ये सारे सर केवल बिकने में काम आएगा, लेकिन जब मैं इन सभी को बेचने वाला हूँ तो कैसा रहेगा इन्हें बेचने से पहले एक बार यूज करके देख लूं, शायद से कुछ काम भी आ जाए। इसी समय लियोन की नजर उस बुक के अंदर एक स्पेल गिर पड़ती है। उसे देखकर कुछ शौक जाता है और फिर जल्दी से खड़ा होकर जीवित कहने लगता है मुझे जल्दी से उस माइन की तरफ जाना होगा, सभी वर्कर्स माइन में काम कर रहे होंगे, मैं अभी लौटता हूँ। इसी के साथ ही लियोन सीधे उस माइन के अंदर घुस जाता है। वहां पर बोझ चलाने लगता है टोडस तुम कहां पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। इसी के साथ ही लियोन की नजर इस बंदे टोडस के ऊपर पड़ जाती है। ये वही बंदा है जो कि लियोन के लिए 520 साल तक काम करने वाला है। ये यहाँ पर एक वर्कर की तरह काम कर रहा है। ये जल्दी से लियोन के पास में आता है और उसे कहने लगता है माय लॉर्ड आपने मुझे बुलाया। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें याद कर रहा था, मेरे पास में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें याद है तुम एक बात से परेशान थे कि तुम मेरे पास में किस तरीके से 520 साल तक काम करोगे। हाँ सच में ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है कि तुम मेरे लिए इतने लंबे टाइम काम कर ही नहीं सकते। मैंने सच में तुम्हारे साथ में एक बहुत गलत बिहेव किया है, इतने लंबे टाइम तक तुमसे काम कराना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जबकि तुम वो कर ही नहीं पा रहे हो। टोडस बोलता है तो फिर आप क्या करने वाले हैं, कि आप मेरी सजा को थोड़ा कम कर देंगे ताकि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ही आपके लिए काम करूँ और उसके बाद मैं आराम से अपनी लाइफ को बच्ची कुची को अपने हिसाब से जी सकूँ। लियोन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे भी कुछ अच्छा करने वाला हूँ, बल्कि मैंने सोचा है मैं तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा शानदार कर दूंगा, तुम्हें वो मिलेगा जो कि तुम चाहते थे। टोडस कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, और ये कहते हुए टोडस बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे लियोन के चेहरे के ऊपर एक अजीब स्माइल दिखाई दे गई है। वो समझ चुका है उसके साथ में अब दोबारा से कुछ बुरा होने वाला है। इसी समय लियोन अपने पास से इस बुक को निकालता है और फिर उसे टोडस को दिखाते हुए कहने लगता है इस बुक को देखो, इसके अंदर एक बहुत स्पेशल स्पेल है जिसकी वजह से अगर कोई मर जाता है हम उसे भी जिंदा कर सकते हैं और वो इंसान मेरे कंट्रोल में होगा। ये सुनते टोडस बुरी तरह डर जाता है, उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है। लियोन कहता है तुम समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मतलब कुछ टाइम बाद में जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो मेरे लिए काम करते करते मर जाओगे, उसके बाद में मैं तुम पर स्पेल का यूज कर दूंगा और फिर तुम घोल बन जाओगे और घोल बनने के बाद में दोबारा से मेरे लिए काम करोगे। इस तरीके से तुम्हारी 520 साल की सजा कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है कि सजा तो मैं कंप्लीट करवा के रहूंगा। ये कहने के बाद में लियोन दोबारा से बहुत जोर से हंसता है, लेकिन टोडस का मुंह अभी बुरी तरह उतरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। कहाँ वो अब तक सोच रहा था कि मरने के बाद में तो एटलीस्ट को शांति मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मरने के बाद में भी उसे दोबारा जिंदा होकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और फिर जब इस खबर को सुनकर टोडस को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती तब लियोन को थोड़ा गुस्सा आता है। वो एक अजीब चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगता है तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुझे कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम्हें इसकी रेस्पेक्ट ही नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है, हंसो। ये सुनकर टोडस एक सेकंड के लिए लियोन को देखता है और फिर एकदम से उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है और साथ में वो रो भी रहा होता है। इसके बाद में लियोन में जाने लगता है। वो जाते हुए आखिरी में कहता है बहुत अच्छे, अब ऐसे हंसते रहना और यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी काम करना और मरने के बाद में मैं काम करवा ही लूंगा। चलो अब मैं ऐसे चलता हूँ, तुम अपने काम को अच्छी तरह कंप्लीट करो। इसके बाद में लियोन को एक स्क्रीन शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका है, वो तुम्हें नर्क में जगह देना चाहता है, तुम चाहो तो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। लियोन इस सुनने के साथ में तुरंत ही मना कर देता है और फिर हंसते हुए इस गुफा से बाहर निकलते कहने लगता है यहाँ पर मेरी हरकतें इतनी शानदार है कि नर्क में भी मुझे आगे से ऑफर आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे किसी छोटे मोटे ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। अभी तो मैं बहुत सारे बड़े बड़े कांड करने वाला हूँ और इन सभी के बाद में मेरी लाइफ यहाँ पर जिंदा रहते हुए हेवन बन जाएगी। इसके बाद में लियोन सीधे फ्रंटियर मेंशन के अंदर पहुंचता है। यहाँ पर उसे अपने फादर से मिलना है, इसलिए जो वो जल्दी से उनके ऑफिस से पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद में लियोन को एक लड़की जो कि वहाँ पर सफाई का काम करती है वो बताती है कि इस टाइम पर लियोन का फादर रिसेप्शन रूम के अंदर है, वहाँ पर कोई गेस्ट आए हुए हैं जिनसे वो बातें कर रहे हैं। लियोन कहता है कौन गेस्ट? वो लड़की बोलती है ये वो दो लोग हैं जो कि अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, वो दोनों जमींदार शिलो और मीटलॉफ। ये सुनकर लियोन एक सेकंड को सोचता है और फिर एकदम से उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही जुड़ी सी स्माइल आ जाती है। उससे लगता है ये दोनों दोबारा आ गए, अब दोबारा मजा आएगा। इसके बाद में हम इस हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोन का फादर और दोनों जमींदार बैठे हुए हैं। इनमें से एक जमींदार बोलने लगता है तुम्हें तो पता ही है हमारी पॉलिसी किस तरीके की है, अगर हमने किसी को कर्जा दिया है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट और पैसे सब कुछ वापस चाहिए होता है। हम किसी के ऊपर किसी तरह ध्यान नहीं दिखाते हैं, सारा पेमेंट सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने अभी तक उसे पेमेंट नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब तुम्हारी जितनी भी चीजें उनके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे ऊपर थोड़ी और दया कर रहे हैं। हमने सोचा है तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है उसको 10% हम माफ कर देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हारे पास में जो नई माइन है जिसके अंदर तुम थोड़ा बहुत कोयला वगैरह निकाल रहे हो वो तुम हमारे वाले कर दो, ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर हो सकता है। इसके बाद में तुम्हारा 20 अमाउंट कम हो जाएगा, जिसके बाद में हर महीने जो तुम्हारे पास में इंटरेस्ट आता है वो भी कम हो जाएगा और तुम्हें फायदा ही फायदा है। ये सुनकर लियोन का फादर एक गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी दोनों जमींदार बोलने लगता है
क्या तुम इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वरना हम ऐसे सब कुछ ले लेंगे। और वैसे भी अभी तो तुम लोग इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारे पे जितना कर्जा है उसका इंटरेस्ट भी हमें दे सको, इसलिए तुम जल्दी से हमारी बात को मान लो, इसी में तुम्हारा फायदा है। इस टाइम पीछे से जो गेट होता है वो नॉक होता है और बाहर से आवाज आती है, ये मैं हूँ लियोन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लियोन का फादर बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम आ सकते हो। इसके साथ में लियोन की अंदर एंट्री होती है। वह कहने लगता है, अच्छा तो तुम दोनों भी यहाँ पर ही हो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसी टाइम पर इन दोनों में से एक जमींदार अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है और वह कहने लगता है, इस बार हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए, पूरी परमिशन लेकर आए, इसलिए तुम हमें किसी भी तरह डरा नहीं सकते हो। तुम्हारी पिछली चाल अब मुझ पर काम नहीं करेगी। लियोन कहता है, अरे आप इसे घबरा क्यों रहे, हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। पिछली बार आपने गलत किया था, ऐसा सजा मिली, अब जब तक सब कुछ लीगल चलता रहेगा तब तक ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया था, जैसे आप लोग हमारे लिए ऑफर लाए वैसे हमारी तरफ से भी इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर यहाँ पर आप लोगों की परमिशन हो तो क्या मैं अपने ऑफर के बारे में बताना शुरू कर सकता हूँ? जमींदार कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लियोन कहता है, लेकिन मैं तो फिर भी बताऊंगा। मेरा ऑफर ये है, हमारी फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा है उसको हम कुछ पीसेस में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में आपको हर पीस हर महीने मिलता जाएगा, या फिर टाइम शेड्यूल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जमींदार बोलता है, क्या बकवास है ये, मैंने तुम्हें ऑफर बताने से मना किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास किस तरह का ऑफर है, मैंने सुना भी नहीं, ना ही हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। लियोन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग मेरे ऑफर को सुन नहीं रहे हो, मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हें पता है क्या हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और क्या तुम जानते हो जब मुझे गुस्सा आता है तब क्या होता है? लियोन की कहने के साथ में एक बहुत जोर से आवाज आती है, किसकी हिम्मत हुई? इसके साथ में पैर पटकते हुए एक बड़ा सा जीव इस जगह पहुंचता है। ये एक और का है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब रात्रि कहने लगता है, किसकी हिम्मत हुई मास्टर लियोन को गुस्सा दिलाने की? इस और को इसे देखने के साथ में ये दोनों जमींदार बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये डरते हुए कहने लगता है, ये जानवर ये यहाँ पर कैसे आया? और कहता है, तुमने जानवर किसको कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ पर फ्रंटियर मेंशन के अंदर आकर फ्रंटियर फैमिली के लोगों को परेशान कर रहे हो। ये सारे लोग हमारे साथ में, तुम से किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हो। ओइंक। इसी समय लियोन इस और को शांत करता है और फिर से कहने लगता है, वैसे तो ये लोग हमारे दोस्त हैं, इसलिए फिलहाल कुछ देर तक तुम्हें इनके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें से क्यों लगता है ये सारे लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं? और कहता है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैंने अभी देखा ये लोग तुम पर चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लियोन कहता है, यानी कि अगर कोई मुझे चिल्लाएगा तो इतना ही काफी है उसे खत्म करने के लिए? और कहता है, हाँ बिल्कुल इतना भी काफी है। ये सुनकर ये दोनों जमींदार और डर जाता है, एक दूसरे गले लगकर बुरी तरह कांपने लगते हैं। लियोन दोनों से कहने लगता है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑफर को तो तुमने सुन लिया है, तो फिर अब जल्दी से उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर यहाँ पर तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और मेरी नाराज होने के बाद में क्या होता है वो तो तुम अच्छी तरह जानते हो। ये कहते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर एक क्यूल स्माइल होती है और पीछे की साइड में ये ट्रोल भी इन दोनों को घूर रहा होता है। ये कहता है, अब जल्दी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, अगर तुमने मास्टर लियोन को किसी भी तरीके से नाराज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे कई सारे टुकड़े कर दूंगा। इस और की ये बात सुनने के बाद में अभी दोनों जमींदार इतने बुरी तरह डर जाते हैं, ये लियोन की हरकत को मानकर वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में लियोन अपने फादर को नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहने लगता है, अब ये हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है, हम किस्तों में पैसे चुका देंगे। वैसे मैं चाहता हूँ उनसे डायरेक्टली पूरा कर्जा जो कि हमारे ऊपर है उसे कैंसिल करने के लिए कह सकता था, और वो इसे मानते भी क्योंकि इनके ऊपर लाइफ का रिस्क था। लेकिन उस सिचुएशन में एक गड़बड़ हो सकती थी, ऐसा हो सकता था कि वो हमारे ऊपर कोई केस कर देते, कानूनी तौर पर ये काफी ज्यादा गलत हो जाता। लियोन का फादर बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पर काफी अच्छी चाल खेल गई। लियोन कहता है, वैसे फिलहाल सारा काम काफी शानदार चल रहा है, घर और कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं काफी अच्छी तरीके से कब से लोगों लगा चुका हूँ, और वहां से भी हमारे पास पैसा आ रहा है, और इसके अलावा माइनिंग के अंदर भी काफी सारे लोग लगे हुए हैं, वहां से भी हम पैसे कमा रहे हैं। हम धीरे धीरे कर इन सारी किस्तों को बड़े से चुका देंगे। मुझे पूरा यकीन है एक टाइम के बाद में हमारी फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा है इस साइड सारा हट जाएगा और हम पूरी तरीके से डेप्ट फ्री हो जाएंगे। ये कहते हुए लियोन अपने फादर को इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा देता है और फिर कहने लगता है, हमारे पास में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये एकदम सही सलामत होना चाहिए, इसे अच्छी तरह संभाल के रख दीजिए। लियोन का फादर बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम चिंता मत करो। इसके बाद में लियोन कहता है, वैसे हमारे पास में एक और बड़ी समस्या है जिसके बारे में हमें चिंता करनी होगी, और अगर अभी हमने इस समस्या को सॉल्व नहीं किया तो ये आगे जाकर बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। लियोन का फादर बोलता है, क्या समस्या है? लियोन कहता है, ये है वो समस्या। ये कहते वो उस और की तरफ इशारा कर रहा होता है और फिर कहता है, असल में ये और बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी ताकतवर है, इस वजह से इन्हें नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा खाना चाहिए होता है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमारे पास में इतना खाना है ही नहीं कि इन सारे औरतों को खिला सके। अगर ऐसे चलता रहा तो एक टाइम के बाद में ये सभी सब भूखे हो जाएंगे, और क्योंकि मेरे लिए इन सभी खाना खिलाना जरूरी है तो इसका मतलब हमें अपने ऊपर और ज्यादा कर्जा लेना होगा ताकि हम इन्हें भरपेट खाना खिला सकें, वरना अभी फिलहाल हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हम इन्हें खाना भी खिला सके। लियोन की ये बात सुनकर लियोन का फादर और ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है, अभी तो कर्जों को इन किस्तों में डिवाइड किया था और दोबारा से और कर्जा लेना होगा ताकि इन फालतू के जीवों को और खाना खिला सके। ये किस तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं? कर्जे को लौटाने के लिए हमें अलग से कर्जा लेना पड़ रहा है,